हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है भानी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंसेस्टुअस सेक्सुअल वायलेंस पे है। इंसेस्ट, आई एम श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, अ रिलेशनशिप which is of sexual nature but establishes with either a parent or a sibling, राइट। और जब इस रिलेशनशिप में कंसर्न ना होके फोर्स या वायलेंस आ जाए तो ये इंसेस्टुअस सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है। अब इस केस में इस वायलेंस को करने वाला फादर था भानई प्रसाद, जो अपनी 10 साल की बच्ची को काफी सालों से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था। अब उसके खिलाफ एविडेंसेस सरफेस पे आते हैं, केस बनता है, ट्रायल चलता है और ट्रायल में उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब उस पर चार्जेस लगते हैं सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 6 जो है वो पेनिट्रेटिव एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट डिफाइन करता है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ये मुझे लगता है कि मैं कुछ सेशंस में पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैं फिर बता देती हूँ। सेक्सुअल असॉल्ट इज ऑफ कोर्स एन एक्सप्लॉयटेशन दैट अ पर्सन कमिट्स ऑन अ चाइल्ड। अब अगर यही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाला एक भरोसे वाला व्यक्ति हो जाए, मतलब वो व्यक्ति जिस पे बच्चा या बच्चे का परिवार भरोसा करता था, तो ये सेक्सुअल वायलेंस एग्रेवेटेड हो जाता है, क्योंकि उसने फिड्यूशियरी कैपेसिटी को वायलेट किया है, उसने भरोसे को तोड़ा है, उससे ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी, इसीलिए इसकी पेनल्टी भी आई है। जब सेक्सुअल वायलेंस में पेनिट्रेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इसको भी एग्रेवेटेड तभी कहते हैं हम जब इसे करने वाला एक भरोसे का व्यक्ति हो। अब इस केस में फादर ही था, इसीलिए सेक्शन 6 के चार्जेस लगाए गए। सेक्शन 506 क्योंकि बहुत सालों से वो अपनी बच्ची को धमका रहा था, डरा रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती थी। अब केस जो था वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी इस कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया। प्रोसिक्यूशन का केस काफी स्ट्रांग था, मेडिकल एविडेंसेस थे, बड़ी बहन ने कोरोबोरेट की थी बच्ची की टेस्टिमनी, जो शुरू से लेकर एंड तक कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म रही। एक भी फैक्ट इधर से उधर नहीं हुआ, एक भी डिटेल उसने मिस नहीं की। और उसकी टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करने वाली ऑब्वियसली फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, जहाँ पे ये पाया गया कि उसे काफी सालों से सेक्सुअल इंटरकोर्स से सब्जेक्ट किया जा रहा है, इवन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब ये जो भानई प्रसाद थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया वाया एसएलपी, ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन इन्होंने फाइल कर दी। अब उस स्पेशल लीव पिटिशन पे कोई डिसीजन आए, इससे पहले मतलब उसमें टाइम लग जाता है। बेसिकली एसएलपी पे कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, इट जनरली टेक्स टाइम। तो उसके दौरान लोग बेल के लिए फाइल कर देते हैं, है ना, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सो दैट ऑफ कोर्स व्हाइल द डिसीजन इज बीइंग टेकन उन्हें जेल में ना रहना पड़े। इन्होंने भी ऐसे ही किया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, इंटरिम बेल के लिए इन्होंने फाइल किया। अब क्वेश्चन यही है कि क्या इस व्यक्ति को इंटरिम बेल दे देनी चाहिए, क्या एसएलपी एडमिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एसएलपी एडमिट करना सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ये पढ़ लेते हैं। एविडेंस और कन्विक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 29 जो है पॉक्सो एक्ट का, वो एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है, और ये प्रिजम्पशन अक्यूज्ड के अगेंस्ट जाती है। व्हाट डज द सेक्शन से? इट क्रिएट्स अ स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स जो हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और इसी ने किया है, वो स्टैब्लिश हो जाएं, और उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर सब्सटैंशियल सेट ऑफ एविडेंसेस हो, तो कोर्ट पहले ही प्रिज्यूम कर लेता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने ही इस तरह का काम किया होगा। तो सेक्शन 29 क्या कह रहा है? एक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन गिल्ट के फेवर में क्रिएट कर रहा है अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, जो कि अनरिबटेड रहते हैं पूरे केस में। और इस केस में भी यही था, प्रोसिक्यूशन ने गिल्ट साबित कर दी, लेकिन अक्यूज्ड अपनी इनोसेंस को साबित नहीं कर पाया। उसका कहना था कि उसने एक डोमेस्टिक सेटअप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना रखा है, वो थोड़ा सा एंगर इश्यूज पजेस करता है, बच्चों पे चिल्ला देता है, उन्हें मार देता है, और शायद इसी वजह से वेंजेंस के लिए बच्चों ने या फिर लोगों ने उस पे इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। तो he was trying to evade his responsibility by saying that children are trying to get back to him because he may have beaten them once in a while and he keeps them in a very strict discipline which does not give them enough leeway. That is what he was trying to say. कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि विक्टिम की जो टेस्टिमनी है वो अनवेवरिंग है ना, फॉल्टर नहीं हुई वो, बिल्कुल केस की शुरुआत से एंड तक।
मेडिकली कोरोबोरेट की जा चुकी है और किसी भी तरह के एम्बेलिशमेंट से अलग है। डीएनए रिपोर्ट ने इस एविडेंशियरी चेन को सील कर दिया और जितने भी डाउट थे प्रोसिक्यूशन के केस में वो सारे डिस्पेल कर दिए। एनी even a hint of doubt was completely done away with once the forensic medical report came, जिसने साबित किया कि बच्ची को ओवर द इयर्स एक्सप्लॉइट किया गया है, राइट। अब ऑन फॉल्स इम्प्लीकेशन आर्ग्यूमेंट, कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को जो पेटिशनर ने दिया था, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया that he was falsely implicated because of strained domestic relationship। कोर्ट ने कहा कि कोई भी बेटी चाहे वो कितनी भी परेशान या अग्रीव्ड क्यों ना हो, अपने ही पिता के अगेंस्ट इस मैग्नीट्यूड के चार्जेस को फैब्रिकेट नहीं करेगी। A child would never incriminate a parent just because they want to get out of a disciplined setup. This is absolutely ridiculous और इसको suggest करना अपने आप में बहुत ridiculous है, ठीक है। हाउस होल्ड डिसिप्लिन से बचने के लिए एक बच्ची अपने पिता पर रेप के चार्जेस लगाती है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ऑन नेचर ऑफ क्राइम, कोर्ट ने कैरेक्टराइज किया इस ऑफेंस को एज अनस्पीकेबल बिट्रियल ऑफ ट्रस्ट बाय नन अदर देन द फादर ऑफ द विक्टिम। एग्रेवेटेड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, चाहे वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो या पेनिट्रेटिव, एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में जब वो व्यक्ति करता है बच्चे के साथ इस तरह का, तो लॉ पनिशमेंट को मल्टीफोल्ड बढ़ा देता है, क्योंकि उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। हम एक आउटसाइड व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अ फ्रेंड और अ रिलेटिव, बट यू नो एन एक्ट लाइक दिस कमिंग फ्रॉम अ पेरेंट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, है ना। वही जिसने जीवन दिया है, वही जिसने दुनिया में वही जो दुनिया में लेकर आया है, जब शरीर के साथ खिलवाड़ करे, सेक्सुअल ट्रॉमा क्रिएट कर दे, एक इंजरी क्रिएट करते जिसे जीवन में कोई भी इवेंट भर नहीं पाएगा, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस होते हैं वो चाहे किसी भी एज में हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक, वो एक इस तरह का इररिपेरेबल ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं जो कभी नहीं भर पाता। अ वुमन कैन नेवर नेवर कम आउट ऑफ अ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, शी विल ऑलवेज बी अ विक्टिम, वो जीवन भर विक्टिम ही रहती है, ठीक है। वो जो असर होता है उस ट्रॉमा का, वो अपना छाप इस कदर छोड़ता है कि बहाना नामुमकिन हो जाता है। और जब इस वूंड का जो जिम्मेदार है वो खुद बाप है, समाज नहीं, तो फिर तो वो मतलब उस 2-1% जो चांस है उसके भरने का, वो भी खत्म, है ना। ऑन बेल डिनायल, कोर्ट ने जुडिशियल कॉन्साइंस को कंसिडर करते हुए कहा कि हमारा ज़मीर हमें इस बात की परमिशन नहीं देता कि हम इस व्यक्ति को बेल अलाउ कर दें, ठीक है। does not permit casual indulgence in bail where conviction is rendered after full trial and affirmed in appeal। सोचने वाली बात है कि पूरा ट्रायल हुआ है, उस ट्रायल के आउटकम को हायर कोर्ट ने अफर्म भी कर दिया है, सारे एविडेंसेस एग्जामिन किए जा चुके हैं, प्रोसिक्यूशन अपनी बात को साबित कर चुका है, और बावजूद इसके ये आदमी अपनी इनोसेंस को प्लीड करते हुए एपेक्स अथॉरिटी के पास आने की कोशिश कर रहा है। क्या हम उस पूरे प्रोसेस को डिनाई करके इसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, बेल डिनाई कर दी गई, ठीक है। In serious POCSO offenses involving familial betrayal, relief cannot be granted, नहीं ग्रांट की जा सकती as a matter of routine, ठीक है। एग्रेवेटेड ऑफेंसेस में, पॉक्सो एक्ट में, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दोनों में ही बेल नहीं ग्रांट की जाती। मतलब बिल्कुल रेयर केसेस होते हैं जहां पे एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, कुछ फैब्रिकेशन नजर आ रहा है, और ऑन प्रिमा फेसी एग्जामिनेशन पे केस और चार्जेस की एक सिग्निफिकेंस का अंदाजा लग जाता है, और उसी बेसिस पे कोर्ट अपने डिस्क्रेशन को यूज करके बेल ग्रांट कर सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। कंपेंसेशन ऑर्डर किया गया, डायरेक्टेड अ पेमेंट ऑफ 10,50,000 टू विक्टिम बाय स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बच्ची को 10 लाख रुपए देगी, 7 लाख फिक्स डिपॉजिट में रखे जाएंगे 5 साल के लिए विद क्वार्टरली इंटरेस्ट एंड विड्रॉल राइट्स। 3.5 लाख डायरेक्टली बच्ची के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेगा हिमाचल प्रदेश का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, अब पॉक्सो एक्ट क्या है, सबको पता है। पॉक्सो एक्ट को 2012 में इनैक्ट किया गया। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। और इस एक्ट का मतलब जो फुल फॉर्म है वो भी यही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। इसको कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि which was acceded by the government of India on 11 December 1992 को ratify करने के लिए इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था। प्रियम्बल इसका, it is an act to protect children from offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography, and provide for the establishment of special court for trial of such offenses and for matters connected therewith or incidental thereto. मेजर डेट्स आप याद रख सकते हैं। इनैक्टमेंट डेट है 19 जून 2012, एनफोर्स हुआ 14 नवंबर 2012। ठीक है, की प्रोविजंस जो इस केस में रेफर किए गए हैं वो सेक्शन 6 है। इसे याद रखना है, ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट है, मिनिमम 20 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। बहुत हाई पेनल्टी है इसकी। ठीक है, मैंडेटरी फाइन टू बी पेड टू विक्टिम फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन। 2019 में इस सेक्शन को अमेंड करके पेनल्टी को और बढ़ा भी दिया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट व्हिच वुड मीन द रिमाइंडर ऑफ अ पर्सनस लाइफ, तो इट इज नॉट अ सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट एनीमोर, इट इज एक्सटेंडेबल बाय अ पर्सनस लाइफ, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। इतनी सीरियस चार्जेस है ये। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, स्पेशल कोर्ट प्रिज्यूम करता है अक्यूज्ड का गिल्ट उन केसेस में जहां पे सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 के चार्जेस को लगाया गया है। सेक्शन 5 डिफाइंस एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, पनिशमेंट 6 में दे रखा है। सेक्शन 3 डिफाइंस एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जिसका पनिशमेंट सेक्शन 4 में दे रखा है। ठीक है, एंड 9 द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू द अक्यूज्ड टू प्रूव इनोसेंस। यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जनरली जितने भी ऑफेंसेस हैं ऑफ सेक्सुअल नेचर, चाहे वो एक ग्रोन अप वुमेन के अगेंस्ट किए जाएं या फिर एक बच्चे के अगेंस्ट किए जाएं, प्रिजम्पशन जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पर ही रहता है टू प्रूव हिज इनोसेंस, व्हिच इज a significant departure from our established criminal jurisprudence where innocence is presumed but not in these cases. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले केस पे। नेक्स्ट केस है हमारा प्रबोध कुमार तिवारी वर्सेस राकेश कुमार तिवारी। बहुत सिंपल सा केस है झारखंड हाई कोर्ट का। अभी मैटर शुरू हुआ 1997 में एक पार्टीशन सूट के साथ। प्रबोध कुमार तिवारी जो थे उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए फाइल किया। ही वांटेड टू क्लेम हिज शेयर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि ट्रायल प्रोसीडिंग्स के दौरान इन्होंने अपनी प्लीडिंग्स में एक अमेंडमेंट के लिए फाइल किया। ही वांटेड टू ऐड हिज मदर्स नेम। ठीक है, कुंती देवी का नाम ये प्लीडिंग्स में ऐड करना चाहते थे जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी। अब क्यों करना चाहते थे? ऑब्वियसली जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर को डिमांड किया गया है तो जरूरी है कि एंसेस्ट्री को भी एस्टैब्लिश किया जा सके। There are presumptions as to paternity which are irrebuttable, उनको conclusive proofs हैं वो। अब कुंती देवी इनके फादर की फर्स्ट वाइफ थी। क्योंकि ये कुंती देवी के पुत्र थे और वो मैरिज एस्टैब्लिश थी तो पुत्र होने के नाते ये अपने पिता के भी पुत्र थे, राइट। प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी, तो उसको प्रूव करना मतलब उसको सामने रखना जरूरी था, प्लीडिंग्स में ऐड करना जरूरी था ताकि राइटफुल एयर हूं मैं ये साबित किया जा सके। दिस वाज द एंटायर सिनेरियो। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी मदर का नाम ऐड करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और कह दिया कि हाँ चलो आप प्लीडिंग अमेंड कर लो, अपनी मदर का नाम ऐड कर लो। ठीक है, अब नाउ दिस बेसिकली इज डन थ्रू ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी। ओके, कोर्ट ने अमेंडमेंट पिटिशन अलाउ कर दी। ये अमेंडमेंट स्पेसिफिकली क्या सीख कर रहा था? लाइक आई सेड, टू इनकॉर्पोरेट द नेम ऑफ कुंती देवी described as the first wife of Sehdev Tiwari and biological mother of Prabodh Tiwari, है ना, into the genealogical table of the family, so he could prove his ancestry and paternity and he can prove to the court that he is a rightful heir to this entire property. अब सूट जो है वो ट्रायल में आगे बढ़ गया, लेकिन पेटिशनर ने इस परमिशन के बावजूद भी जो मिल गई थी उनको कुंती देवी का नाम ऐड करने के लिए, प्लीडिंग को अमेंड किया नहीं। ही नेवर एडेड द नेम। ठीक है,
सूट आगे बढ़ा, पेटिशनर प्रबोध कुमार तिवारी के फेवर में डिक्री भी आ गई और जो डिफेंडेंट्स थे उन्होंने डिक्री को चैलेंज कर दिया। चैलेंज में डिफेंडेंट्स ने इस बात को हाईलाइट किया कि भाई अमेंडमेंट नंबर 7 जिसमें इन्होंने अपनी मदर के नाम को ऐड करने के लिए फाइल किया था वो कभी प्लीडिंग्स में हुआ ही नहीं, ठीक है, इट नेवर हैपेंड। पेटिशनर ने एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट में कि वो आप मुझे जो नाम अलाउ ऐड करने की परमिशन आप दे दीजिए अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 रेड विद रूल 18 बिफोर द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज 3 देवगढ़ टू फॉर्मली कैरी आउट द प्रीवियसली अलाउड अमेंडमेंट। कि वो अमेंडमेंट मुझे पहले भी अलाउ हो गया था, भूल गया था मैं, आप मुझे फिर से अलाउ कर दीजिए। अब अमेंडमेंट की जो कॉपी थी उसे सर्व किया गया डिफेंडेंट्स को जिसमें अमेंडमेंट था और वो अमेंडमेंट हैंड रिटन फॉर्म में था, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड, आधा हैंड रिटन था आधा टाइप था विच इज समथिंग दैट कोर्ट डज नॉट अलाउ। और उसमें अमेंडमेंट का नंबर भी गलत डाल रखा था, अमेंडमेंट 7 डाल रखा था, इट शुड हैव बीन 8 क्योंकि 7 तो पहले ही अलाउ कर दिया था ना ट्रायल कोर्ट ने। अब पेटिशनर ने कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड की कि भाई मैं पहले प्लीडिंग्स में नाम क्यों नहीं ऐड कर पाया, देयर वाज नो जस्टिफिकेशन टू व्हाई ही कुडंट डू इट अर्लियर और इसीलिए कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे कि ऑर्डर 6 रूल 17 एक डिस्क्रेशनरी पावर देता है कि आप प्लीडिंग्स में किसी भी स्टेज पर अमेंडमेंट अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये परमिशन डिपेंड करती है ऑन द एप्लीकेंट क्लियरली स्टेटिंग what is to be omitted, altered, substituted or added to the pleading। प्लीडिंग में क्या करना चाहता है, क्या ओमिट करना चाहता है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, ऑल्टर करना चाहता है या ऐड करना चाहता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कोर्ट का डिस्क्रेशन। क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट नेसेसरी है फॉर द ट्रायल टू प्रोसीड एफिशिएंटली तभी इसे अलाउ किया जाएगा। अगर ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसका ट्रायल पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा तो कोर्ट इसे डिनाई भी कर सकता है ना, यही डिस्क्रेशन है। इट ऑब्जर्व कि जब एक अमेंडमेंट को सीक किया जाता है एपेलेट स्टेज पे आफ्टर कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल, पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन फाइल करना होगा कि ट्रायल स्टेज पे ही उसने प्लीडिंग्स को आखिर अमेंड क्यों नहीं किया। क्योंकि एपेलेट स्टेज पे केस को स्क्रैच से डील नहीं किया जाएगा, केस को उसी स्टेज से डील किया जाएगा जहां पे उसे खत्म किया गया था ट्रायल स्टेज में, राइट। कोर्ट ने रीइटरेट किया कि कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जा सकता अगर वो डिफेंडेंट ऑपोजिट पार्टी के राइट को प्रेजुडिस करता है और उन्हें एक वेस्टेड बेनिफिट से डिप्राइव कर देता है जो कि तुम्हारी गलती की वजह से उन्हें मिल गया है। सोचने वाली बात है, जब अमेंडमेंट अलाउड था तो तुम्हें कर देना चाहिए था, तुमने समय पर किया नहीं। पार्टी ने डिक्री को चैलेंज कर दिया है, डिक्री को चैलेंज करने के साथ उन्होंने अपना एक बेनिफिट भी क्रिएट किया है जो कि तुम्हारी गलती की वजह से उन्हें मिल गया क्योंकि तुमने नाम नहीं ऐड किया था। तुम चाहते हो कि हम उस बेनिफिट को खत्म कर दें क्योंकि तुम्हारी गलती थी, क्योंकि तुम भूल गए थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब ऑपोजिट पार्टी अपना केस बना चुकी है बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड एट द ट्रायल स्टेज, वी कैन नॉट अलाउ यू टू modify the pleading as per your convenience and prejudice their rights. That is what the court said. It further held that an amendment wiping out pleadings or admissions already considered by trial court to introduce an entirely new case at appeal would cause serious prejudice and cannot be permitted। आपने अमेंडमेंट नहीं किया, प्लीडिंग्स कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने जैसी थी उसी के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है। अगर हम अब इस स्टेज पे आपकी प्लीडिंग को अमेंड करना अलाउ करते हैं तो ट्रायल कोर्ट ने जो पूरा जजमेंट दिया वो नलिफाई हो सकता है। द ट्रायल कोर्ट माइट हैव टेकन अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर हैड यू amended your pleadings on time. So we cannot negate the entire thing that happened before you came to us. कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि ड्यू डिलिजेंस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बिफोर सीकिंग रिलीफ और पेटिशनर इस डिलिजेंस को शो नहीं करता है। It also noted that petitioner offered no reasonable explanation for the delay despite having the opportunity during trial to incorporate the change. ठीक है, तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पे ये छोटा सा सिंपल सा केस है, लेकिन इसको करने के दौरान ट्रायल या एपेलेट स्टेज पे क्या क्या कंसिडर किया जाता है वो इस केस में अच्छे से डिस्कस किया गया है और अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, है ना। प्लीडिंग्स पे तो क्वेश्चन वैसे आ ही जाता है, जब प्लीडिंग्स पे क्वेश्चन आएगा तो अमेंडमेंट तो उसमें मेंशन होना ही चाहिए। अब ऑर्डर 6 क्या है? ऑर्डर 6 डील्स विद प्लीडिंग्स इन सिविल केसेस। प्लीडिंग्स मतलब वो प्लेन जो प्लेंटिफ फाइल करता है और वो रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट फाइल करता है।
Pleadings written statement है which each party files to inform the court and the opposite party about their case and the facts they intend to prove during the trial. पार्टीज और कोर्ट के सामने अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना प्लीडिंग है, ताकि वो बता सके कोर्ट में कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसे वो किस तरह से कहेंगे। इस डॉक्यूमेंट में सारे मटेरियल फैक्ट्स होते हैं और वो सारी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं जो कि दोनों साइड्स को पता होनी चाहिए, ताकि आराम से अच्छी तरह से जवाबदेही की जा सके और प्रॉपरली एफिशिएंटली ट्रायल को कंडक्ट किया जा सके। खुद छुपाना नहीं है, कुछ दबाना नहीं है, क्रिमिनल ट्रायल नहीं है ये, है ना। It is a fundamental requirement that all material facts and necessary particulars must be clearly stated in the pleadings. And courts cannot decide cases based on facts or grounds that are not mentioned in the pleadings. जो प्लीडिंग में मेंशन ही नहीं है, कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है कि आप सब कुछ मेंशन कर दें, है ना। ऑर्डर 2 रूल 2 में रिलीफ भी डिनाई हो जाती है अगर उसे पहले मेंशन नहीं किया तो। What is rule 17 of order 6? ये आपको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। ऑर्डर 17 है जो कि स्पेसिफिकली प्लीडिंग्स में ऑल्टरेशन और अमेंडमेंट से डील करता है आफ्टर दे हैव बीन फाइल्ड इन द कोर्ट, राइट। ये कोर्ट को एक डिस्क्रेशनरी पावर देता है जो कि पार्टी के को जिसे वे एक्सरसाइज करते हैं पार्टीज को अलाउ या डिनाई करने के लिए कि वो अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि अमेंडमेंट वाकई बहुत जरूरी है डिस्प्यूट के एक्चुअल इश्यूज को डिटरमाइन करने के लिए और एक एफिशिएंट ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए, एक प्रॉपर आउटकम तक पहुंचने के लिए, तो प्लीडिंग अमेंडमेंट अलाउ किया जा सकता है। अगर उन्हें लगता है लाइक आई सेड कि ट्रायल पे केस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा तो उसे वो डिनाई भी कर सकते हैं। It all depends on how much important it is. कोर्ट अमेंडमेंट को परमिट कर सकता है in such manner on such terms as it considers fair, ensuring कि सारे necessary amendments हो जाएं और एक्चुअल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करें, ताकि पार्टीज के बीच में किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना आए और जो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है उसे रिजॉल्व किया जा सके। However, there is an important restriction that no application for amendment shall be allowed, ठीक है, आफ्टर ट्रायल हैज कमेंस्ड अनलेस द कोर्ट इज satisfied that despite exercising due diligence party could not have raised the matter before the trial began. ट्रायल शुरू होने के बाद इस अमेंडमेंट को फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट हो जाता है और सिविल ट्रायल वैसे ही बहुत लंबा चलता है। जब तक कि कोर्ट को ऐसा ना महसूस हो और वो इस बात से कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि इस अमेंडमेंट को ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं फाइल किया जा सकता था, डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस, पूरी कोशिश के बावजूद, सारे संभव प्रयत्न के बावजूद इस अमेंडमेंट को ट्रायल कमेंस होने से पहले फाइल नहीं किया जा सकता था। ये इस नेचर का है कि ये अभी ही फाइल किया जा सकता है। तो अगर जो पार्टी है वो कोर्ट को इस बात का विश्वास दिला दे तो ट्रायल कमेंस होने के बाद भी अमेंडमेंट अलाउ हो जाता है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब उन्हें रीजनेबल एफर्ट्स लगाए, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वो किसी भी मैटर को पहले या ना डिस्कवर कर सके ना रेस कर सके, तो उनकी गलती नहीं थी। सिचुएशन, सितारे उनके गर्दिश में थे, है ना, तो फेवर नहीं कर रही थी सिचुएशन उनको उस टाइम पे अमेंडमेंट के लिए फाइल करने में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि लिटिगेशन रिड्यूस हो जाए, डिलेज मिनिमाइज हो जाए और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए मल्टीपल लॉ सूट्स ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अमेंडमेंट अलाउ हो जाएगा प्लीडिंग्स में तो बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसके ऊपर एक नया केस बन सकता है। तो जो भी कुछ है परेशानी, अमेंडमेंट, गलती, उसे अभी सुधार लो ताकि एक बार में पूरे के पूरे मसले का समाधान निकाला जा सके। तो इसीलिए इस रूल को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के केसेस। सिंपल केसेस हैं लेकिन आप डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आई शैल डेफिनेटली एड्रेस इट। तब तक सब अपना ख्याल रखें। प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच।